जय हिंद। दोस्तों, इस बार के जो नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं वो अपने आप में हिस्टोरिक है। एक ऐसी चीज हुई है जो कि अभी तक नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में नहीं हुई है, उसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन ना ही सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट इन जनरल अगर आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये है नोबेल प्राइज में जो मेडल दिया जाता है। अब इसमें जो आप जिस इंसान की फोटो देख रहे हैं वो है अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे इस प्राइज का नाम पड़ा है। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे ताकि सारी चीज हमें अच्छे से समझ आए। ये फोटो है अल्फ्रेड नोबेल की। इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम में, जो कि आज के स्वीडन की कैपिटल है। जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे स्वीडन और नॉर्वे को इकट्ठा बोलते थे यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ स्वीडन एंड नॉर्वे, क्योंकि इनका एक कॉमन मोनार्क, कॉमन किंग होता था, कॉमन फॉरेन पॉलिसी होती थी, बट गवर्नमेंटल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मीज वगैरह सब सेपरेट थी। इस वजह से इसको यूनाइटेड किंगडम्स बोला जाता था, स्वीडन और नॉर्वे की। आगे चल के ये टोटली सेपरेट, ऑफिशियली भी सेपरेट हो गया। इनकी जहां तक पढ़ाई का सवाल है, ये थे केमिकल इंजीनियर। उसके बाद इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस संभाला, बहुत सी इन्वेंशंस भी की थी। इनका जो फैमिली बिजनेस था वो कहीं ना कहीं केमिकल से रिलेटेड था, एक्सप्लोसिव से भी रिलेटेड था। उसी में इन्होंने आगे बहुत सी इन्वेंशंस भी की। उनमें से एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी डायनामाइट, जो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। माइंस में ब्लास्ट करने के लिए, बिल्डिंग्स में ब्लास्ट करने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए ये यूज किया जाता है डायनामाइट। काफी कॉमन वर्ड है, वो इन्होंने ही इन्वेंट किया था। इन्होंने 350 से ज्यादा अलग अलग चीजों में पेटेंट्स रिसीव कर रखे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने इनोवेटिव पर्सन थे ये। उसके अलावा इनका जो बिजनेस था वो बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी इनकी। जो आप बॉफोर्स सुनते हो न्यूज में, काफी आपने इंडियन मीडिया के अंदर सुना होगा बॉफोर्स। कुछ टाइम के लिए बॉफोर्स को इन्होंने ओन भी किया, इसके मालिक भी रहे हैं ये। डेथ से जस्ट पहले बॉफोर्स के मालिक भी थे ये। उसके अलावा जो इनका इंटरेस्ट था अपने फील्ड में तो था ही, तभी इतनी इनोवेशन की है इन्होंने। उसके अलावा इनका इंटरेस्ट जो था फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री तो इसी में इंक्लूड हो गया। उसके अलावा लिटरेचर में भी था, राइटिंग में, रीडिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। तो आप देख सकते हो कि काफी डाइवर्सिफाइड टाइप के इंसान थे, काफी इनोवेटिव इंसान थे। और जो ज्यादातर इनोवेशंस इन्होंने की वो आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स के फील्ड में की, जो कि इनका मेन बिजनेस था, मेन इनका काम था। अब जहां तक इनकी पर्सनल लाइफ की बात है, इन्होंने शादी नहीं करवाई थी, इनका कोई बच्चा भी नहीं था। जब इनकी विल को पब्लिक किया गया इनकी डेथ के बाद, इनकी वसीयत को दुनिया के सामने रखा गया, तो एक बार सनसनी फैल गई। वो क्यों फैली उसको समझते हैं। हम इनकी वसीयत के जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि माई कैपिटल इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सेफ सिक्योरिटीज। जैसे हमारे पास अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारे पास पैसा है, तो हम उसको एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विटीज में लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है उस पर हमें एक ठीक ठाक इंटरेस्ट अमाउंट आता रहे। इन्होंने कहा मेरे पास जितना भी पैसा और एसेट्स हैं उनको सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके बाद जो उस पर इंटरेस्ट आएगा दैट इज टू बी यूज फॉर एनुअल प्राइस। उस पर जो भी एनुअल इंटरेस्ट आएगा उसको एक एनुअल प्राइस के लिए यूज किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि 5 अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर दी थी कि इन कैटेगरीज के अंदर जो पिछले साल में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट करेंगे, कोई उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनकी उस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको एक प्राइज दिया जाए और ये हर साल चीज की जाए। और इसके लिए अमाउंट कौन सा यूज होगा, उनके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो उस साल इंटरेस्ट आया होगा। कौन से 5 फील्ड्स की बात की थी इन्होंने? एक तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि इन्होंने कहा था स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस सिलेक्ट करेगी, ये डिटरमिन करेगी कि इसमें से किसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया। और यहाँ एक और बात इन्होंने क्लियरली एक चीज ये भी लिखी थी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कौन सा बंदा किस कंट्री को बिलोंग करता है। इट शुड बी ओपन, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है कोई भी। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर इसको कौन डिसाइड करेगी? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम। उसके बाद लिटरेचर के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो फिजिक्स का उनको शौक था, केमिस्ट्री की तो वो थे ही खुद, लिटरेचर का भी उनको शौक था, तो ये कौन डिसाइड करेगा? स्वीडिश अकेडमी। उसके बाद जो बड़ा शॉकिंग सा था वो था कि उन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी पीस की, जिसका उन्होंने कहा था कि जो नॉर्वे की पार्लियामेंट है वो एक 5 लोगों की कमिटी बनाया करेगी और वो कमिटी डिसाइड करेगी कि इस साल का पीस प्राइज किसको देना है। अब ये शॉकिंग इसलिए था, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था
कि इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी इनोवेशंस की हैं वो आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स में की हैं। तो कई बार इनका क्रिटिसिज्म भी होता था इस चीज़ को लेके कि ये इस चीज़ के अंदर इतनी इनोवेशन कर रहे हैं, और जाते हुए उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई इंसान जो दो देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट कर रहा है, वर्ल्ड में फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एफर्ट लगा रहा है, उसके अलावा अगर आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए कोई एफर्ट लगा रहा है, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाए इस कैटेगरी के अंदर। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी पूरी जो जीवन की इनोवेशंस थी उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टिंग था। अब इनकी डेथ के बाद आगे जो डेवलपमेंट्स हुई वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। ईयर 1900 के अंदर नोबेल फाउंडेशन बनाया गया। इसका काम था कि जो कैपिटल था उसको सही तरीके से सिक्योरिटीज में लगाया जाए, उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए हर साल, और हर साल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ये भी देखा जाए कि जिन एकेडमीज को उन्होंने नॉमिनेट किया था वो सही तरीके से जो विनर्स हैं उनको सिलेक्ट करे। सो इसका काम ये था। इसके बाद आपने एक चीज ये भी सुनी होगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी आज की डेट में हम नोबेल प्राइज के बारे में सुनते हैं, बट 5 कैटेगरीज में तो इकोनॉमिक्स है नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आया कहां से? ये आया था ईयर 1968 के अंदर, जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। अब आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करोगे? स्वीरिक्स रिक्स बैंक, मतलब जो मुझे लग रहा है। तो इस बैंक ने नोबेल फाउंडेशन के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट किया। उस साल इस बैंक ने अपने 300 साल पूरे किए थे, तो इसलिए इन्होंने डोनेट किया काफी हैवी अमाउंट, और ये कहा कि आगे से अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर भी हर साल ये प्राइज दिया जाए, और उसके लिए हमारी तरफ से दिया गया पैसा वो यूटिलाइज किया जाए, और फर्दर जो भी जरूरत होगी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन की, वी आर रेडी फॉर दैट। सो तब से 1968 के बाद से इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। ऑल्दो इसको बोला जाता है नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, बट अनऑफिशियली बोल देते हैं कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। और आपको पता होना चाहिए ये कहां से स्टार्ट हुआ, और ये कौन सिलेक्ट करता है? अगेन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सिलेक्ट करती है। सो ये एक ओवरव्यू था नोबेल प्राइज के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस साल के नोबेल प्राइज के अंदर ऐसा हिस्टोरिक क्या हुआ है, क्या खास बात है इस साल के नोबेल प्राइज के अंदर। इस साल जो फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिए गए हैं, पहली बार है कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज, मैं यहां बोल रहा हूं फिजिक्स का नोबेल प्राइज, इन जनरल नोबेल प्राइज की बात नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स का नोबेल प्राइज पहली बार क्लाइमेट साइंटिस्ट को दिया गया है। 3 क्लाइमेट साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन था क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन कौन है वो? स्यूकोरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन एंड जियोर्जी पारिसी। जितना अमाउंट था प्राइज मनी का, जो अमाउंट था हाफ तो इनको दिया गया है। जो इनका मैथमेटिकल मॉडल था उसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू हम आगे लेंगे, और जो बाकी का रिमेनिंग हाफ अमाउंट था वो आगे फर्दर हाफ डिवाइड कर दिया गया इन दोनों के अंदर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ही आएगा कि क्या इससे पहले भी क्लाइमेट चेंज को लेके जो कंट्रीब्यूशन है तो उसको कभी रिकॉग्नाइज किया गया नोबेल प्राइज देके? सिर्फ एक बार इंडिविजुअली किया गया और एक बार ऑर्गेनाइजेशन को देके किया गया। आपके लिए जानना भी जरूरी है। ईयर 1995 के अंदर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज पॉल क्रुटजन को, जिनकी आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो, इनको दिया गया था ओजोन लेयर के लिए। सो इंडिविजुअली इससे पहले सिर्फ एक बार दिया गया है, बट केमिस्ट्री का दिया गया, फिजिक्स का कभी नहीं दिया गया। ईयर 2007 के अंदर पीस नोबेल प्राइज दिया गया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो कि इस चीज के बारे में पूरा पता लगाती है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस का क्लाइमेट चेंज पे कितना असर है, किस तरह से हम नेगेटिव वे में अपने क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की एक ये डेडिकेटेड बॉडी है क्लाइमेट चेंज को लेके, और इनको जो ये पीस प्राइज दिया गया था ईयर 2007 के अंदर, वो जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था टू क्रिएट अवेयरनेस टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, उस चीज के लिए दिया गया था। अब जो इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 3 क्लाइमेट साइंटिस्ट को, तो वो जो 3 क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, बेसिक वे से समझेंगे। एज एन एस्पिरेंट भी आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा जनरल पब्लिक की जनरल नॉलेज को भी वो चीज एनहांस करेगी। हम सिर्फ बेसिक सी चीजें समझेंगे। जो स्यूकोरो मनाबे हैं, उनका जो क्लाइमेट मॉडल था ये 1960s में इन्होंने बनाया था। उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज जैसे टर्म्स, ग्लोबल वार्मिंग जैसे टर्म्स का कुछ पता नहीं था, क्यों हो रही है ये सब चीजें, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें नहीं पता थी। इन्होंने ये मॉडल बनाया जिसके बाद आगे चल के ये धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारी सनलाइट होती है
सनलाइट के अंदर हमने बचपन में पढ़ा है, एक तो इंफ्रारेड रेज होती हैं, उसके बाद विजिबल रेज होती हैं जो कि हमें लाइट दिखती है, उसके अलावा यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का हमें पता ही है स्किन कैंसर कॉज करती है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो विजिबल रेज हैं वो सिर्फ हमें दिख रही हैं। जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो गर्मी हमें फील होती है, वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होती है। सो जब इंफ्रारेड रेज धरती पे आती हैं, कुछ इंफ्रारेड रेज हमारी धरती एब्जॉर्ब करती है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब आई है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जब रिफ्लेक्ट किया, कुछ एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ जो है आगे डिसिपेट हो गई। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, हमें पता है, बचपन में हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये मिला के ही तकरीबन 99% तो यही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम है, कितनी, 0.04%। बट इस मॉडल के बाद हमें पता चला कि इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ऐसी गैसेस जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं, उस वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो होते हैं वो भी अपने आप में ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाते हैं। उसके अलावा मीथेन, ओजोन, ये सब की सब जो है ऐसी गैसेज हैं जो कि हीट को ट्रैप करती हैं। अब आपको एक चीज समझनी होगी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ हद तक कुछ ग्रीन हाउस गैसेस तो हैं ही हैं जो हीट को ट्रैप कर रही हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो ये ट्रैपिंग बढ़ती चली जाएगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का इमिशन कंट्रोल करके रखें, बहुत ज्यादा ना करें। वाटर वेपर्स भी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो उनका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हीट को ट्रैप कर लेते हैं। बट उनका जो वहां पे एक्यूमुलेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? जैसे जैसे CO2 बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बढ़ रही है तो ये हीट को ट्रैप कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा वाटर जो धरती के ऊपर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो इवेपोरेट होके स्टार्ट होके एटमॉस्फेयर में वो जाना स्टार्ट कर देगा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और बढ़ा देगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये साइकिल आप देख रहे हो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस मॉडल के थ्रू इन क्लाइमेट साइंटिस्ट ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन इंसान बढ़ाएगा तो टेम्परेचर धरती का बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि अभी हमने समझा, मल्टीपल इफेक्ट्स होते चले जाएंगे, वाटर वेपर भी बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा इन्होंने ये भी बोला कि ऊपर एटमॉस्फेयर का, ऊपर वाली हवा का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। वो कैसे? जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो ये कंडेंस होंगे, जिस वजह से ऊपर वाली हवा का टेम्परेचर घट जाएगा। बेसिकली धरती गर्म होती चली जाएगी और जो ऊपर वाली हवा है वो थोड़ी ठंडी होती चली जाएगी। और चीज इन्होंने इंपॉर्टेंट एक ये बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मात्रा उस टाइम पे हवा में थी, अगर उसको हम डबल कर दें तो धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। सो ये सब चीजें जो आज हम सुनते हैं ये इस मॉडल से इवॉल्व होके आई हैं, यहां से ये चीज की नींव रखी गई। तो अपने आप में आप समझ सकते हो इस मॉडल का सिग्निफिकेंस। अब हम चलते हैं जो सेकंड साइंटिस्ट हैं, क्लॉस हेसलमैन, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या बताया था? पहले ये कहा जाता था, एक बहुत डिबेट चलती थी कि जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें हो रही हैं, ये हो सकता है एक धरती का जो साइकिल है, क्लाइमेट का साइकिल है, उसी का पार्ट हो, या धरती के अंदर जो अलग अलग नेचुरल फिनोमिना भी चलते रहते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस और बहुत सी चीजें, उनकी वजह से भी हो। इंसान की इंटरफेरेंस या इंसान की वजह से ऐसा हो सकता है ना हो। बट इस डिबेट के ऊपर जो एक फुल स्टॉप लगा है वो इनके मॉडल के कारण लगा है। अब ये जो ग्राफ है ये इनके मॉडल से रिलेटेड ही है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो ईयर बता रखा है, जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इधर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और ये जो ग्राफ आप अलग अलग कलर में देख रहे हो, ये है कि जो ब्लू है वो है कैलकुलेशन दैट शो द इफेक्ट ऑफ नेचुरल सोर्सेज, जो वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे नेचुरल सोर्सेज हैं उनकी वजह से कितना टेम्परेचर हुआ है ओवर द ईयर्स, और जो कैलकुलेशंस हैं जिसके अंदर नेचुरल और ह्यूमन सोर्सेज दोनों इंक्लूडेड हैं, और एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। अगर आप ब्लू लाइन देखोगे तो ब्लू लाइन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, और बल्कि टाइम के साथ थोड़ी बीच में डिप ही कर गई है। जबकि आप जिसमें ह्यूमन एलिमेंट भी आ गया है उसको देखो, कंसिस्टेंटली वो राइज करती जा रही है। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि नेचुरली ये चीज बढ़ती जा रही है,
ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये चीज बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो इंसान की दखल की वजह से हो रही है। और ये चीज इस मॉडल से प्रूव हुई थी। पहले बहुत तरह की थ्योरी रखी जाती थी, बट इस मॉडल ने इस चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसी वजह से ये मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ सकते हो। लास्ट हम बात करते हैं जियोर्जियो पारिसी का जो मॉडल है, जिनको आधा प्राइज अमाउंट दिया गया है। तो इनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसी वजह से आधा प्राइज अमाउंट इनको दिया गया है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? देखो, वेदर और क्लाइमेट में आपको फर्क पता होगा कि जैसे हम बोलते हैं आज का वेदर ये है, और क्लाइमेट बोलते हैं हम एक लंबी ड्यूरेशन में कैसा पूरा सिस्टम रहेगा वेदर का। जैसे हम बोलते हैं कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, तो हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि इतने हफ्ते या इतने महीने इस टाइप का रहेगा। वेदर बोल रहे हैं आज का। तो वेदर जो है बहुत डायनामिक चीज है, चेंज होती रहती है। बट आज के वेदर का, कल के वेदर का, परसों के वेदर का, इनका लॉन्ग टर्म पे क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये इस मॉडल के थ्रू निकल के आया था। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो अभी हमने पिछले मॉडल पढ़े हैं, ये थे थ्योरेटिकल मॉडल। इन्होंने कुछ बताया कि हाँ इस तरह से हमें लगता है ये पॉसिबिलिटी है, बट उस चीज को कागज पे उतारना, कैलकुलेशंस के लिए यूज करना, सो डैट हम इन फ्यूचर क्लाइमेट प्रिडिक्ट कर सकें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो आज के डेट में जो वेदर है उसके बेसिस पे हम आगे की किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकें क्लाइमेट की, तो वो इस मॉडल के थ्रू पॉसिबल हुआ। इन्होंने बेसिकली मैथमेटिकली इन चीजों को कागज पे उतारा। यहां जो आप ये फिगर देख रहे हो, इनका ये कहना था कि मान लो ये कुछ एक डिस्क्स हैं, मान लो एक ग्रुप ऑफ डिस्क्स हैं, मैं अगर इनको कंप्रेस कर दूं तो एक पैटर्न बन जाएगा। अब मैं वापस इनको फैला देता हूं और फैला के दोबारा कंप्रेस करता हूं, तो अगली बार जो पैटर्न बनेगा वो पिछले वाले से अलग होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगली बार जो पैटर्न बनेगा वो सेम ही बनेगा। सो बेसिकली ये सिचुएशन है क्या? ये सिचुएशन है कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कि कॉम्प्लेक्स सी चीजें हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, आपको पता ही नहीं चल सकता कि क्या पैटर्न बनेगा। बट इस कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर के अंदर भी इन्होंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस की शेप दे दी। और ये चीज आगे फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सी चीजों में आज तक काम आ रही है। तो इनकी रिसर्च का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनकी वजह से ही आज के जो वेदर फिनोमिना हैं उनको यूज करते हुए, इक्वेशंस में यूज करते हुए आने वाले क्लाइमेट के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जो आने वाला हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ये टेम्परेचर राइज हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इनकी इक्वेशन से निकल के आई हैं। पिछले दोनों साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकली बता दिया था, बट उनको कागज पे मैथमेटिकली उतारने का जो काम है वो इन्होंने किया है। सो इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपको मैंने एक बेसिक वे से समझा दिया है, हम किसी टेक्निकलिटी में नहीं गए हैं, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। इतना आपको पता होना चाहिए। कहीं आप आंसर लिख रहे हो, कहीं किसी से बात कर रहे हो इस टॉपिक पे, इतना आपको पता होना चाहिए। आप इसी के थ्रू बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आई होप आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पता चली है, और इसके अलावा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग आपको जितनी डिटेल जाननी जरूरी थी वो भी पता चल गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस का भी फीडबैक आपको कमेंट्स में जरूर देना है। हम जल्द मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।